हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। यह क्लास एग्ज़ाम स्पेशल कक्षाओं के अंतर्गत रिकॉर्ड की जा रही है और यह बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर से संबंधित क्लास है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर में मैं 3 पार्ट बना चुका हूं, 4 पार्ट, और ये चारों पार्ट थे कबीर दास जी के ऊपर। कबीर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, और वो चारों क्लासेस मैंने आपको सेंड कर दी हैं। अब मैं आ जा रहा हूँ मलिक मोहम्मद जायसी पर, और यहाँ पर शायद 3 या 4 सवाल मैं लूँगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी पर आज हम जो मूल सवाल है, जो आधार क्वेश्चन बनेगा इसका, वो है मानसरोवर खंड के बारे में अगर कुछ पूछा जाएगा तो इस संबंध में आज हम बात करेंगे। क्योंकि आपके यहाँ 2 खंड हैं, नागमती वियोग वर्णन खंड है और मानसरोवर खंड है। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा, एक मानसरोवर खंड पर रिकॉर्ड में करूंगा और दूसरा नागमती वियोग वर्णन खंड पर रिकॉर्ड करूंगा, और उसके अतिरिक्त 1 या 2 सवाल मैं मलिक मोहम्मद जायसी पर और लूँगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम स्पेशल क्लास में जो ये क्वेश्चन है वो मूल क्वेश्चन है कि मानसरोवर खंड का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मूल क्वेश्चन है कि मानसरोवर खंड काव्य जो आपके यहाँ निर्धारित सिलेबस में है, उसका काव्य सौंदर्य आप बताइए क्या है। यह पूछ सकता है सीधे सीधे सिंपल शब्दों में कि मानसरोवर खंड की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये बता दीजिए। यह हो सकता है ये पूछ ले कि मानसरोवर खंड का उद्देश्य बताइए। यह हो सकता है ये पूछ ले कि मानसरोवर खंड का प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य का मतलब होता है उद्देश्य, क्यों लिखा गया है, इसको लिखने के पीछे मलिक मोहम्मद जायसी साहब का क्या कारण रहा होगा। तो मानसरोवर खंड का उद्देश्य पूछ सकता है, या मानसरोवर खंड का प्रतिपाद्य बताइए। यह हो सकता है ये पूछ ले कि मानसरोवर खंड में पद्मावती को ब्रह्म के रूप में अंकित किया गया है, सिद्ध कीजिए। ये भी पूछ सकता है आपसे। यह हो सकता है ये पूछ ले कि महाकाव्यत्व के आधार पर मानसरोवर खंड की समीक्षा कीजिए। महाकाव्यत्व के आधार पर मानसरोवर खंड की समीक्षा कीजिए। यह हो सकता है ये पूछ ले कि पद्मावत एक महाकाव्य है, तो मानसरोवर खंड में महाकाव्य के किन किन तत्वों का समावेश किया गया है ना। महाकाव्य के तत्वों के आधार पर मानसरोवर खंड की विशेषताएं बताइए। तो कुल मिलाकर के मानसरोवर खंड रहेगा बीच में। तो मानसरोवर खंड पर अगर कोई भी सवाल आएगा तो घूम फिर करके इसी तरह से आएगा। सारे उत्तर बिल्कुल एक ही जैसे होंगे, बस परिवर्तन आपको 2 जगह करना है। आपकी अपनी प्रस्तावना और भूमिका में परिवर्तन करना है, और लास्ट में जो आप निष्कर्ष लिखेंगे आपको उसमें थोड़ी बड़े चेंज करने पड़ेंगे। वे चेंज कैसे होते हैं, बस वही बार बार वही बात कि जैसा क्वेश्चन होगा उसी प्रकार का आपको चेंज करना होगा। बाकी जो बीच का मैटर है उसमें आपको बिल्कुल कोई किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो चलिए। अच्छा, कुछ बच्चे हमसे भी पूछ रहे हैं कि सर इसकी व्याख्या बता दीजिए, सर इसका अर्थ बता दीजिए। कबीर का कोई फ़ोटो भेज रहा है, कोई सूरदास का फ़ोटो भेज रहा है हमको, हमारे ग्रुप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, जो हमारा पर्सनल नंबर जानते हैं वो भेज रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, जो भी आपके सिलेबस में हैं इस मध्ययुगीन का पेपर में, इन सब पर मैं कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं की एक वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं उनको अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको याद करने हैं, समझने ज़्यादा हैं, याद करने हैं, तो उनके लिए समय आपको ज़्यादा चाहिए। अभी व्याख्याओं फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्याख्याएँ आपको याद नहीं करनी है। व्याख्या एक बार मैं समझा दूंगा और सीधे सीधे आप लिख देंगे। तो अगर मैं एग्ज़ाम के पहले 1 दिन पहले भी वो व्याख्या मैं आपको अगर समझा दिया तो आप उसे लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो इसलिए मेरा फोकस है कि अगर एग्जामिनेशन आपका 8 तारीख को है फर्स्ट पेपर का, तो फर्स्ट पेपर में व्याख्या पूछी नहीं जानी है। तो मैं 6 तारीख तक फर्स्ट पेपर की कक्षाएं आपकी ख़त्म कर दूंगा, ताकि आपको 7, 6 और 7 2 दिन मिल जाए। 8 तारीख की सुबह भी, 8 तारीख की सुबह तो समय नहीं मिलेगा, 6 या 7 को समय मिलेगा। आप पढ़ाई लिखाई अपनी अंतिम क्वेश्चन की जो मैं दूंगा उसे कर सकते हैं। फिर 2 दिन बाद दूसरा पेपर है आपका, उसमें व्याख्या पूछी जाएगी। तो आप अंतिम में 2 दिन केवल व्याख्या ही पढ़ लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, अंतिम के 2 दिनों में केवल आपको व्याख्या वाले ही वीडियो दूंगा, और 4-5 वीडियो देने ही पड़ेंगे क्योंकि सबको मिला करके। तो अंतिम दिन रहेगा 2 दिन, आप केवल व्याख्या पढ़ लीजिएगा और जाके
टंच हो करके आइएगा, आराम से लिख करके और अच्छे नंबर लेकर के आइएगा। ठीक है, मेरी दुआ है, आशीर्वाद है, प्रार्थना भी है ईश्वर से कि हमारे सभी विद्यार्थियों को वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने का मौका दे, उन्हें अच्छे अंक दे, अच्छा नंबर दे। अच्छा नंबर चाहे एक बार कम ही दे, अच्छा ज्ञान दे, अच्छा आदमी बनाए, मनुष्यत्व के गुण हमारे विद्यार्थियों में आएँ, एक भले मानस के रूप में आप इस दुनिया में याद किए जाएं हमेशा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अपने शुरू कर रहा हूँ, जो कि मानसरोदक खंड के बारे में है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, सीधे हेडिंग डाल दीजिए, मानसरोदक खंड की विशेषताएं, या मानसरोदक खंड का काव्य सौंदर्य, या मानसरोदक खंड का काव्य सौष्ठव, या मानसरोदक खंड काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष। हाँ, ये भी पूछ सकता है आपको कि मानसरोदक खंड काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर एक टिप्पणी लिखिए या एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। तो देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जहाँ कहीं काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, काव्य सौष्ठव पूछा जाता है, उसका वो अंडरस्टूड होता है कि आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर बातें करनी है। लेकिन घूम फिर करके आपसे पूछ सकता है कि मानसरोदक खंड में भाव पक्ष एवं कला पक्ष की विशेषताएं बताइए, या सीधे पूछ सकता है कि मानसरोदक खंड की विशेषताएं बताइए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मानसरोदक खंड का नाम आ रहा है क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन आप लिखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं, पैराग्राफ बना करके लिखिएगा, पैरा बना करके। पद्मावत मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ महाकाव्य है। पद्मावत मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ महाकाव्य है। इसमें जायसी जी ने इतिवृत्तात्मकता और रसात्मकता का मणिकांचन संयोग किया है। इसमें जायसी जी ने इतिवृत्तात्मकता और रसात्मकता का मणिकांचन संयोग किया है। देखिए, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, तीन शब्द बल्कि, इतिवृत्तात्मकता, रसात्मकता और मणिकांचन। ठीक है, तो ये क्या है? इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है कि किसी इतिहास को आप उठाएं, इतिहास की कोई घटना उठाएं, इतिहास का कोई कथानक उठाएं और उस पर अपना कोई काव्य लिखें, कोई उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांगी कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें जो वो इतिहास आ रहा है उसे बोलते हैं इतिवृत्तात्मकता। ठीक। रसात्मकता का मतलब क्या होता है? जिसमें रस हो। ठीक। तो इतिवृत्तात्मकता और रसात्मकता का मणिकांचन योग किया है। ठीक। मणिकांचन मतलब क्या? मणि माने मणि और कांचन मतलब होता है सीसा, है सीसा और मणि, या कंचन मतलब सोना भी होता है, इन दोनों को मिला करके बना देना। ठीक। चलिए आगे लिखते हैं। मणिकांचन संयोग किया है। पद्मावत में फिर से लिखेंगे। पद्मावत का मानसरोदक खंड काव्य सौष्ठव की दृष्टि से उच्च कोटि का खंड है। इसमें महाकाव्यत्व के भी लक्षणों का निदर्शन होता है। इसमें महाकाव्यत्व के लक्षणों का भी निदर्शन होता है। इसे हम इसके भाव पक्ष एवं कला पक्ष की विशेषताएं हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। इसके भाव पक्ष एवं कला पक्ष की विशेषताएं हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम डालेंगे हेडिंग नंबर 1। आप डालेंगे हेडिंग वस्तु वर्णन। ठीक है। पद्मावत के मानसरोदक खंड में वस्तु वर्णन की दृष्टि से जल क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार के पुष्पों के नामों का वर्णन, विभिन्न प्रकार की पुष्प नामावली का वर्णन,
तथा झूले आदि का वर्णन किया गया है। तथा झूले, झूले झूलने वाला झूला, झूले आदि का वर्णन किया गया है। जल क्रीड़ा के अंतर्गत, जल क्रीड़ा के अंतर्गत पद्मावती अपनी सभी सखी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने जाती हैं। मानसरोवर में स्नान करने जाती है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे नोट कमा के अंदर। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोदक चली नहाई। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोदक चली नहाई। उदाहरण सारे आपको मानसरोदक खंड से ही दिए जाएंगे। अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत हो तो अपनी किताब खोलिएगा और उसमें से देख लीजिएगा। एक भी एग्जाम्पल किसी दूसरे खंड से इस क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सीधे सीधे मानसरोदक खंड पर बात कर रहे हैं इसलिए। तो एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोदक चली नहाई, फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, जायसी जी ने पद्मावती की सभी सखियों सहेलियों को एक फुलवारी की तरह चित्रित किया है। एक फुलवारी की तरह चित्रित किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल फूले हुए हैं और उनके अलग अलग नाम भी गिनाए हैं, और उनके अलग अलग नाम भी गिनाए हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। ये उदाहरण मानसरोदक खंड से ही है। एक लाइन छोड़ेंगे, नोट कॉमा लगाएंगे, उदाहरण लिखेंगे। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, पद्मावती और उनकी सभी सखियां सहेलियां, पद्मावती और उनकी सभी सखियां सहेलियां मानसरोवर में स्नान के पहले अत्यंत आनंदित और प्रसन्न मुद्रा में झूला झूलने का सुख भी प्राप्त करती हैं। झूला झूलने का सुख भी प्राप्त करती हैं। डैश करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उदाहरण लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, मिलहि रहसी सब चढ़हि हिंडोरी, मिलहि रहसी सब चढ़हि हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी भोरी। मिलहि रहसी सब चढ़हि हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी भोरी। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे और हेडिंग नंबर 2 लिखेंगे, इहलोक एवं परलोक का चित्रण। हेडिंग नंबर 2, इहलोक एवं परलोक का चित्रण। ठीक है, इहलोक का मतलब कि ये जो दुनिया धंधा है, भवसागर है, जहाँ पर हम लोग इस समय रह रहे हैं, जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बैठ करके और आप सुन रहे हैं, ये सब इहलोक है। परलोक मतलब जिसे जन्नत कहते हैं, वो दूसरी दुनिया जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हम यहाँ अच्छे भले मनुष्य बनकर रहें, हमेशा अच्छे काम करें ताकि ऊपर जाने पर हमारा हिसाब किताब अच्छे से हो। ऊपर वाले के जो बैंक का क्रेडिट है वो उसमें अच्छी अच्छी बातें क्रेडिट हों, उसमें डेबिट ना हो, जितना हो सके हम उसमें जमा कर दें। अगर आपने वहाँ से कर्ज ले लिया ऊपर वाले के अकाउंट से तो फिर उसे देने में बड़ी आफत आती है। तो इसलिए इहलोक में अगर आप जितना अच्छा करेंगे तो परलोक हमारा उतना ही अच्छा होगा, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू ईसाई। जितने भी इस दुनिया में धर्म हैं वे सब इस बात की दुहाई देते हैं कि जितना बेहतर आप इस दुनिया में काम करेंगे उतनी बेहतर आपकी वो गॉड की दुनिया, खुदा की दुनिया,
और ब्रह्म और ईश्वर और राम की दुनिया होगी। तो हेडिंग डालेंगे आप इहलोक एवं परलोक का चित्रण। मलिक मोहम्मद जायसी ने मानसरोवर खंड में इहलोक एवं परलोक दोनों की चर्चा की है। इहलोक एवं परलोक दोनों की चर्चा की है। उन्होंने पद्मावती और उसकी सहेलियों को जहां इहलोक में चित्रित किया है, वहीं उनकी चिंता सदैव यह भी रही है कि हमें परलोक में कैसे रहना है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। ए रानी मन देख बिचारी, नोट कमल का कर लिखेंगे। ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। यही नैहर रहना दिनचारी। फुल स्टॉप लगाएंगे, एंड कमा क्लोज करेंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। जायसी जी ने इस मानसरोवर खंड में इहलोक को नैहर की संज्ञा दी है। इहलोक को नैहर की संज्ञा दी है और साथ ही साथ यहाँ पर पिता के राज्य को दर्शाया है। साथ ही साथ यहाँ पर पिता के राज्य को दर्शाया है। लेकिन उन्हें परलोक की चिंता भी बहुत अधिक है। डैश करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, नोट कमा लगाएंगे, उदाहरण लिखेंगे। पुनि सासुर हम गवनब काली, पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित हम कित यह सरवर पाली। एक लाइन छोड़ेंगे, एक उदाहरण और लिखेंगे। कित नैहर पुनि आउब, कित ससुरे यह खेल। कित नैहर पुनि आउब, कित ससुरे यह खेल। कित नैहर पुनि आउब, कित ससुरे यह खेल। फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा करेंगे, क्लोज। और तीसरी हेडिंग लिखेंगे आत्मा एवं परमात्मा की अद्वैतता। आत्मा एवं परमात्मा की अद्वैतता। यह अद्वैतता बार बार आ रही है और मैं बार बार बता रहा हूँ। अद्वैतता का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब होता है जहाँ पर दो हों लेकिन दो होने के बावजूद वो एक हों। जैसे आत्मा एक है, परमात्मा एक है, दो है, लेकिन वास्तव में ये दो नहीं है। यही अद्वैत है। अ माने नहीं, द्वैत माने दो। जहाँ पर द्वैता ना हो, जहाँ पर दो हों लेकिन दोनों में कोई भेद ना हो, आपको लगे कि वो दो हैं लेकिन वास्तव में मूल रूप से वो एक ही हैं। क्योंकि ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, ये जो अंश है पृथ्वी पर हमारी आत्मा है, ये परमात्मा में जाकर के एकाकार हो जाती है। और यही है अद्वैतवाद। जैसे बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाए, कबीरदास जी कहते हैं। या कबीरदास जी कहते हैं फूटा जल जल जलहि फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी, है ना। तो ये सब चीज़ वही है। चलिए आगे लिखते हैं। क्या लिखा होगा आपने? हेडिंग डाली होगी आत्मा एवं परमात्मा की अद्वैतता। जायसी जी ने मानसरोवर खंड में नैहर को जगत के रूप में चित्रित किया है। नैहर को जगत के रूप में चित्रित किया है तथा परलोक को परमात्मा के रूप में चित्रित किया है। तथा परलोक को परमात्मा के रूप में चित्रित किया है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि जगत की आत्मा, जगत में रहने वाली आत्मा परलोक के परमात्मा में जा करके
विलीन हो जाती है और जगत में किए गए आपके सारे कर्मों का वहाँ लेखा जोखा किया जाता है। जगत में किए गए या दुनिया में किए गए आपके सारे कर्मों का वहाँ लेखा जोखा किया जाता है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। कित यह रहस्य जो आऊब करना, कित यह रहस्य जो आऊब करना, ससुरेई अंत जन्म दुख भरना, ससुरेई अंत जन्म दुख भरना। इन्होंने कमा लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्होंने कमा लगा करके बंद कर देंगे इसको। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। जायसी जी आगे कहते हैं कि यदि जीवात्मा यहाँ पर अच्छे भले कार्यों में लगी रहेगी, यदि जीवात्मा यहाँ पर अच्छे भले कार्यों में लगी रहेगी तो उसका परलोक भी बहुत प्यारा होगा, तो उसका परलोक भी बहुत प्यारा होगा और वहाँ उसे अपने प्रिय जैसा प्रेम प्राप्त होगा, और वहाँ उसे अपने प्रियतम जैसा प्रेम प्राप्त होगा। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, लाइन छोड़कर नकामा लगा करके। प्यू पियार सिर ऊपर, प्यू पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहु काह, पुनि सो करे दहु काह। फुल स्टॉप लगाएंगे, नकामा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। गुणों, अगली हेडिंग लिखेंगे, गुणों की श्रेष्ठता का वर्णन, गुणों की श्रेष्ठता का वर्णन। मलिक मोहम्मद जायसी जी मानसरोवर खंड में लिखते हैं कि, कहते हैं कि, मलिक मोहम्मद जायसी जी मानसरोवर खंड में कहते हैं कि परलोक में आत्मा द्वारा किए गए गुणों का ही लेखा जोखा नहीं बल्कि अवगुणों का भी लेखा जोखा किया जाता है। गुणों का ही लेखा जोखा नहीं बल्कि अवगुणों का भी लेखा जोखा किया जाता है। इसलिए सावधान होकर जितना संभव हो सके हम अपने इस जगत में, हम अपने इस जगत में रहकर गुणों के करीब रहें, गुणों के करीब रहें, अवगुणों से दूर रहें, अवगुणों से दूर रहें, क्योंकि गुणों की ही श्रेष्ठता है, अवगुणों की नहीं। क्योंकि श्रेष्ठता सिर्फ गुणों की है, अवगुणों की नहीं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, इन्होंने कमा के अंदर लिखेंगे। गुण पूछी हैं और लाई हैं दो खू, गुण पूछी हैं और लाई हैं दो खू, कौन उतर पाऊब तह मोखू, गुण पूछी हैं और लाई हैं दो खू, कौन उतर पाऊब तह मोखू। फुल स्टॉप लगाएंगे और कमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग लिखेंगे। पद्मावती का ब्रह्म के रूप में चित्रण, पद्मावती का ब्रह्म के रूप में चित्रण। जायसी जी ने मानसरोवर खंड में पद्मावती को ब्रह्म के गुणों से युक्त चित्रित किया है, पद्मावती को ब्रह्म के गुणों से युक्त चित्रित किया है, पद्मावती को ब्रह्म के गुणों से युक्त चित्रित किया है। जायसी जी ने पद्मावती को, जायसी जी ने पद्मावती का मानसरोवर को स्पर्श मात्र पाते ही, मानसरोवर का स्पर्श मात्र पाते ही उसका निर्मल और पवित्र हो जाना चित्रित किया है, उसका निर्मल और पवित्र हो जाना चित्रित किया है। उसके पापों का कट जाना, मानसरोवर के पापों का कट जाना, उसके शरीर में सुगंध का आ जाना, शीतलता का आ जाना और विभिन्न प्रकार के तापों का नष्ट हो जाना चित्रित किया है।
और विभिन्न प्रकार के तापों का नष्ट हो जाना चित्रित किया है और यह भी दिखाया है कि पद्मावती रूपी परमात्मा ने जिस जिस ओर देखा उस ओर प्रकाश हो गया। जिस जिस ओर देखा उस ओर प्रकाश हो गया। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। मलय समीर बास तन आई, मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपनि बुझाई, भा शीतल गए तपनि बुझाई। फुल स्टॉप एंड कमा क्लोज, एक लाइन छोड़कर एक उदाहरण और लिखेंगे। पावा रूप रूप जस चाहा, पावा रूप रूप जस चाहा, ससि मुख जनु दर्पण होई रहा, ससि मुख जनु दर्पण होई रहा। फुल स्टॉप लगा के कमा क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे। नयन जो देखा कमल भा, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इसमें मैंने 3 उदाहरण दिए हैं। अगर संभव हो सके, स्पीड अच्छी हो तो आप तीनों लिखेंगे, नहीं तो एक कोई भी लिख देंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे। भाव एवं रस का निरूपण, भाव एवं रस का निरूपण। पद्मावत श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, पद्मावत श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, इसलिए इसमें रति नामक स्थायी भाव की शुद्ध रूप से अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए इसमें रति नामक स्थायी भाव की शुद्ध रूप से अभिव्यक्ति हुई है। मानसरोदक खंड में मूलतः श्रृंगार रस की ही अभिव्यक्ति हुई है। मानसरोदक खंड में मूलतः श्रृंगार रस की ही अभिव्यक्ति हुई है। जायसी जी ने पद्मावती के सौंदर्य वर्णन में, पद्मावती के सौंदर्य वर्णन में श्रृंगार रस निरूपित किया है, श्रृंगार रस निरूपित किया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। एक, ससिमुख अंग मलय गिरि बासा, ससिमुख अंग मलय गिरि बासा, नागिन झाँपि लीन चहु पासा, ससिमुख अंग मलय गिरि बासा, नागिन झाँपि लीन चहु पासा। फुल स्टॉप इनोड कमा क्लोज करेंगे, एक लाइन छोड़ लिखेंगे। जायसी जी ने मानसरोदक खंड में पद्मावती के नक्शिक सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है, पद्मावती के नक्शिक सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। डैश करेंगे, एक लाइन छोड़कर उनका मा लगाएंगे, उदाहरण लिखेंगे। दसन दामिनी कोकिल भाखी, दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धनुष गगन लेई राखी, भौहें धनुष गगन लेई राखी। या एक उदाहरण और लिख लीजिए, दोनों में से कोई लिख दीजिएगा। नयन खंजन दुई केली करेहि, नयन खंजन दुई केली करेहि, कुछ नारंग मधुकर रस लेहि, कुछ नारंग मधुकर रस लेहि। इन दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा जो आपको याद हो जाए आसानी से। फुल स्टॉप इनोड कमा क्लोज। सरोवर में स्नान करती हुई पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण, सरोवर में स्नान करती हुई या सरोवर में जल क्रीड़ा करती हुई पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण अत्यंत बिंबात्मक रूप में हुआ है, अत्यंत बिंबात्मक रूप में हुआ है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। सरवर नहीं समाई संसारा, सरवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पैठ ले तारा, चांद नहाई पैठ ले तारा। यानी चांद कौन है यहाँ पर? पद्मावती है। तारा कौन है? तराई स्टार्स कौन है? उसकी सभी सहेलियाँ हैं। ठीक है। सरवर नहीं समाई संसारा,
चांद नहाई पैठले, तारा फुल स्टॉप एंड कमा क्लोज। और अगली हेडिंग डालेंगे अलंकार निरूपण। अलंकार निरूपण। जायसी जी ने मानसरोवर खंड में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। डैश करके नीचे लिखेंगे, एक छोटी हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और डैश करके लिखेंगे, नोट गामा के अंदर लिखेंगे उपमा अलंकार का मतलब हम यहाँ पर उदाहरण लिखवा रहे हैं 3 और ये हेडिंग हमारी समाप्त हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे उपमा अलंकार का उदाहरण। तो आप लिखेंगे उपमा अलंकार, डैश करके नोट गामा लगाएंगे और उदाहरण लिखेंगे। उठी कोप जस दारिव दाखा। उठी कोप जस दारिव दाखा, फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। एक उदाहरण और लिखेंगे उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार का एक और लिखेंगे, जो आपको याद हो जाए वो लिखिएगा, स्पीड अच्छी हो दोनों लिख दीजिएगा। हाँ, दूसरा लिखिएगा आप परब पंख जस। इन्होंने कॉमा लगाया। दूसरा उदाहरण लिखिएगा उपमा अलंकार का, परब पंख जस डेल। परब पंख जस डेल, फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज करेंगे। अब हम लिखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, डैश करेंगे, लिखेंगे कोई चंपा कोई कुंद सहेली। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली। अब इसमें देखिए कई हैं, लगातार 5-6 पंक्तियां हैं आपके मानसरोवर खंड में। आपको जो भी याद हो लिख दीजिएगा। ये सब रूपक अलंकार के ही उदाहरण है। फुल स्टॉप लगाएंगे और कॉमा क्लोज करेंगे। एक और लिख देंगे, नयन खंजन दुई केली करेही। नयन खंजन दुई केली करेही, फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। तीसरा लिख देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जानहु मोति गिरहि सब ढरे। जानहु मोति गिरहि सब ढरे, फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। दूसरा लिखेंगे, शशि मुख जनु दर्पण होई रहा। शशि मुख जनु दर्पण होई रहा। तो इस प्रकार से हमने अलंकार निरूपण में 3 लिखवा दिया आपको, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। और अब अगली हेडिंग लिखेंगे आप भाषा शैली एवं छंद योजना। भाषा शैली एवं छंद योजना। पद्मावत की रचना फारसी पद्धति की मसनवी काव्य शैली में हुई है। पद्मावत की रचना फारसी पद्धति की मसनवी काव्य शैली में हुई है। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है, लेकिन बीच बीच में कहीं इसमें पश्चिमी अवधी के अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसे ठेठ ग्रामीण अवधी भी कहा जाता है। इसे ठेठ ग्रामीण अवधी भी कहा जाता है। पद्मावत के मानसरोवर खंड की भाषा में, पद्मावत के मानसरोवर खंड की भाषा में लोक भाषा का माधुर्य ऊपर से ही दिखाई पड़ता है। लोक भाषा का माधुर्य ऊपर से ही दिखाई पड़ता है। पद्मावत की आद्यांत रचना चौपाई एवं दोहा छंद में हुई है। पद्मावत की आद्यांत रचना, आद्यांत मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक, आद्यांत रचना चौपाई दोहा छंद में हुई है। प्रारंभ में 7 चौपाइयाँ और अंत में एक दोहा को रखा गया है। और अंत में एक दोहा को रखा गया है। ठीक, इस प्रकार से हमने छंद एवं भाषा शैली की भी बात कर ली है और ये हमारा क्वेश्चन अब समाप्त हो गया है। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे निष्कर्ष। पद्मावत का मानसरोवर खंड
पद्मावत का मानसरोवर खंड प्रासंगिक कथा योजना करता हुआ आत्मा परमात्मा, इहलोक परलोक, जीव एवं ब्रह्म आदि का निरूपण करता हुआ सौंदर्य के साथ ही साथ इस उक्ति को भी पूर्ण कर देता है कि डैश करके उनका मान लिखेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, फुल स्टॉप लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन था पद्मावत का जो मानसरोवर खंड है उस पर आधारित है। अब मानसरोवर खंड के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसे अपने हिसाब से लिख लेंगे। 15 नंबर के हिसाब से सवाल लिखाया गया है। कम ज़्यादा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर 5 नंबर में आएगा तो कैसे लिखना है मैंने सब बता दिया है आपको, हर सब प्रश्न में वही बताता हूँ। 10 नंबर में आएगा तो आपको कैसे लिखना है। एक बात मैं बता दूं कि मैं सेकंड पेपर की जो मैं क्वेश्चन आज लिखवा रहा हूँ इसकी व्याख्या मैं आपको व्याख्यायित करूँगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम की जिस दिन डेट होगी उसके 2 दिन पहले, क्योंकि व्याख्या में आपको समझना कुछ नहीं है। आप एक बार सुन लेंगे तो आप जाकर के वहाँ लिख आएंगे। विशेष और भाव साम ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, तो हम अभी सीधे क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो बस आप मेरी हमेशा इच्छा ही रहती है, मैं 24 घंटे अपने दिमाग में रखता हूँ कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वे बहुत अच्छे से पढ़ें लिखें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत जमकर पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः तथा सुखम। अंत में यही जो विद्या है ये आपको धन देगी, वैभव देगी, ऐश्वर्य देगी, प्रसिद्धि देगी, सुख देगी, है ना, सब कुछ ये विद्या देगी। तो ये विद्या बड़े काम की चीज़ है। अपने बिजनेस व्यापार में दिमाग ना लगाएं, है ना, ठेले मेले में दिमाग ना लगाएं, इस दुनिया धंधे इस गोरख धंधे में ना फंसें। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को चेतावनी देता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ मैं कि प्लीज़ आप जिस उम्र और जिस एज में हैं, इस उम्र और इस एज में तमाम तरह के रोग हमें घेरने के लिए दौड़े हुए चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें इनसे बचना है और इस दुनिया में रह करके कुछ और अलग करना है। और उस अलग करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मन लगा करके पढ़ना है। तो चलिए, हमारे साथ आप अभी तक पढ़ते रहे हैं, 39 मिनट के आसपास होने वाला है। इतनी देर तक हमारे साथ आप पढ़ते रहे, बने रहे, ऐसे ही बने रहिए और पढ़ते रहिए। फिर देखिए इसका कमाल, 3 साल बाद आपको लगेगा कि यार मैंने तो कमाल कर दिया। इसे बोलते हैं खेल खेल में पढ़ाई करना, हंसते हंसते पढ़ाई करना। और हंसते हंसते एक दिन अपने आप कैरियर के बहुत चरम पर होंगे। ये मेरी बात आज मैं कह रहा हूँ, इसे आप 3 से 4 साल बाद देखिएगा। जिन विद्यार्थियों को मैंने 3, 4 साल, 5 साल पहले बात कही थी, 2004 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वे विद्यार्थी आज भी आकर के हमसे मिलते हैं और कहते हैं बड़े सम्मान के साथ कि सर मज़ा आ गई पढ़ने पढ़ाने में, और आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं बहुत सुकून देने वाला मुकाम है। तो ईश्वर आपको खुश रखे। अगली एक वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।